सो हेलो क्लास 11th मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर 3 और हमारी वर्कबुक का ये क्वेश्चन है अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। एकदम बेसिक क्वेश्चन से लेकर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और पेज नंबर 59 है अकॉर्डिंग टू माय वर्कबुक। ये क्वेश्चन है पेज नंबर 59 पर। सो यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है a ball is thrown upward with a velocity of 100 मीटर पर सेकेंड, how much time will it take to reach the ground। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को कि सबसे पहली बात बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। a ball is thrown upward, एक बॉल ऊपर उछाल दी गई है। तो ये बॉल बनाई, ये बॉल ऊपर गई और ऊपर से नीचे आई। तो इसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल हमें पता होने चाहिए फिजिक्स के कि ये बॉल अगर ऊपर जा रही है तो इसने कुछ ना कुछ टाइम लिया होगा ऊपर जाने में, उसे हम क्या बोलेंगे T1, है ना। और फिर बॉल ये नीचे आएगी तो इसने भी कुछ ना कुछ टाइम लिया होगा, इसे क्या बोलेंगे T2। तो फिजिक्स का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जब भी व्हेनेवर बॉल इन अपवर्ड मोशन और इन डाउनवर्ड मोशन और ये ग्राउंड हमारा सेम लेवल पर है दोनों जगह, तो T1 और T2 दोनों बराबर हो जाते हैं। तो T1 और T2 क्या हो जाएंगे, बराबर। तो जो टाइम ऊपर जाने में लगेगा वही टाइम नीचे आने में लगेगा। तो ऊपर जाने वाले टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ एक्सेंट या टाइम ऑफ एसेंट, और नीचे आने वाले टाइम को बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। तो ये आ गया मेरे पास T2। तो ऊपर जाने वाला टाइम T1, नीचे आने वाला टाइम T2, है ना। ये दो चीजें आ गई। फिर आप देख लो ऊपर अगर ये पार्ट जा रहा है तो आप देखेंगे वेलोसिटी का पैटर्न क्या होगा कि ऊपर जाएंगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, वो हमें ऑलरेडी दे रखी है 100 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब बॉल ऊपर जाएगी और ऊपर से नीचे आएगी तो कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगी, है ना। वो जो जहां जाके रुकेगी उस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, जीरो। तो फाइनल वेलोसिटी बिकम जीरो। तो u इधर है और v इधर है। तो अगर मैं देखूं तो टाइम निकालना है मुझे, तो फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो है, u हमारा 100 है। अब देखो ऊपर जा रहे हैं तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा है। अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा है तो मैंने बताया था माइनस लगाते हैं साइन, और ग्रेविटी के अलोंग है तो पॉजिटिव लगाते हैं। कुछ बुक्स के अंदर डिस्टेंस को भी पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं, तो उसमें हमें नहीं जाना। हमें सिर्फ क्या करना है, ग्रेविटी पे ध्यान देना है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई है तो नेगेटिव, ग्रेविटी के अलोंग कोई है तो पॉजिटिव। तो आप देखेंगे यहां तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा है तो -g और इनटू में t कौन सा, T1। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सो यहां ये जो 100 है 100 है वो इधर आ जाएगा, -10 इंटू में आ जाएगा T1, माइनस से माइनस गया और T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 10 सेकेंड। तो आंसर आ गया मेरे पास 10 सेकेंड। तो टाइम T1 आ चुका है 10 सेकेंड। इसी के साथ ही अब आप समझ चुके होंगे कि हमें करना क्या है अगला स्टेप, कि टाइम जाने का 10 सेकेंड तो आने का भी 10 सेकेंड होगा। तो जो टोटल टाइम है वो T1 प्लस T2 हो जाएगा। तो 10 सेकेंड प्लस में 10 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा मेरे पास, 20 सेकेंड। यस और नो। तो बॉल ग्राउंड पे 20 सेकंड में आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बलून, अब बलून राइजिंग अप विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक गुब्बारा है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और उसकी रफ्तार है 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये बलून है, ये ऊपर जा रहा था 15 मीटर पर सेकेंड। वो बोलते हैं रिलीजेस अ बॉल एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर। ये ग्राउंड है और ग्राउंड से ये 100 मीटर की दूरी पर था। अब इससे एक बॉल गिरी गई है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले भी करे हुए थे और कुछ PYQ भी कराए स्कूलों के, उसमें भी मैंने डाले हुए हैं। तो अगर कोई पार्टिकल डिटैच होता है, अगर लैंग्वेज लिखी होती है कि पार्टिकल डिटैच, तो ये पार्टिकल डिटैच होता है तो थोड़ी वेलोसिटी ऊपर से ऐसी लेता था। लेकिन यहां पे ध्यान रखना, उसने बॉल को रिलीज किया है हाथ से, मान लो बॉल रिलीज हो रही है, दैट मींस बॉल सीधा नीचे आएगी कि नहीं। इसका मतलब अगर उसकी इनिशियल रफ्तार बलून की 15 मीटर पर सेकेंड है, सो ड्यू टू द रिलेटिव कॉन्सेप्ट ये जो बॉल है ये भी 15 मीटर पर सेकेंड से नीचे आएगी, इक्वल एंड अपोजिट। यस और नो। तो अब यहां पर देखना है बॉल का मोशन ही हमें ट्रेस करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी u कितना है हमारा, यहां पर हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना होगा, ग्रेविटी के अलोंग काम हो रहा है तो प्लस ग्रेविटी आ जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस हमारे पास 100 मीटर है और हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो हमें यहां पे टाइम निकालना है। तो शुरू करते हैं। तो कैलकुलेट द टाइम टू हिट द ग्राउंड। कौन सी इक्वेशन लगाऊं, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? सेकंड इक्वेशन, बिल्कुल ठीक है।
तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो आप देखेंगे डिस्टेंस है मेरे पास 100, u की वैल्यू है 15 इंटू टी, देन प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन 10 इंटू टी स्क्वायर। इतना आने के बाद फिर यहां आ जाएगा मेरे पास 200, फिर यहां पर आ जाएगा मेरे पास 30t और ये आ जाएगा 10t का स्क्वायर। सब में से जीरो काट सकते हैं और ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 0 0 0 कैंसिल आउट। अब आपके सामने सिर्फ कैलकुलेशन रह जाती है, मैथमेटिक्स का पोर्शन शुरू हो चुका है, बाकी सब खत्म। 3t प्लस टी स्क्वायर, ये बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। तो टी स्क्वायर प्लस में 3t माइनस में 20 इक्वल टू 0 हो जाता है। अब यहां पर ध्यान से देखना, t इज इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही फॉर्मूला लगाते थे, श्रीधराचार्य मेथड बोलते थे इसको, है ना। लेकिन सबको तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है, अंग्रेजों वाला। तो स्टार्ट करते हैं माइनस बी। तो यहां देखो b की जगह क्या आ रहा है, 3 आ रहेगा, तो माइनस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 4a इंटू में c, ये बनेगा कि नहीं, है ना। तो माइनस 20। अब इसको सॉल्व करना, ट्वाइस ऑफ a ट्वाइस ऑफ 1, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस माइनस, तो 9 में से 4 टू जा 80, प्लस में 80 हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा 89 प्लस करके रूट में, ऐसा ना। तो ये जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार बना, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 89 अपॉन 2, ऐसा ना। अब देखो इसमें दो केस बन सकते हैं, एक में प्लस एक में माइनस, ये ले सकता हूं, लेकिन नेगेटिव तो टाइम होता ही नहीं है, ऐसा ना। तो यहां पे माइनस लेंगे ही नहीं, तो हम क्या लेंगे यहां पर -3 प्लस अंडर रूट 89। अच्छा, अंडर रूट 89 क्या होगा, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, इसके बीच में ही आ रही है ना वैल्यू। तो 100 तो बहुत दूर हो गया, तो मतलब 9 पॉइंट, मैं अप्रोक्सीमेट ले रहा हूं, 9.3 ले लो इसे, रूट यही बनेगा और अपॉन 2। तो 9.3 में से 3 घटा दो तो कितना आया, 6.3 अपॉन 2। 6.3 का भी आधा कर दो तो कितना आएगा, 3.15 सेकेंड, ये बनेगा ना। 15 राउंड ऑफ करोगे तो 3.2 भी लिख सकते हो, है ना। तो यहां पे 3.15 सेकेंड, ये हमारा आंसर आया। क्लियर है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन दे दिया यहां पर, बाकी तो क्वेश्चन नॉर्मल था, मतलब कोई मुश्किल पार्ट इसमें नहीं था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। क्या हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखना। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है और एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो शुरू कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। तो मान लेते हैं मेरे पास एक बिल्डिंग है, ये टावर है, एक पत्थर को यहां से क्या कर दिया है, नीचे गिर दिया गया है। टावर की हाइट कितनी दे दी है, 100 मीटर। अब ये बोलता है नीचे रेत है, यहां पर क्या है, सैंड है मान लो। अब सैंड में ये पेनिट्रेट हो गया है, क्वेश्चन ये बोला है। चलो मैं एक थोड़ा सा ना इस पार्ट को आसान फॉर्म में लेते हैं। नीचे की जो भी उसने कहानी बोली है ना कि सैंड में वो गड़ गया, उसका डिस्टेंस जो भी है, उस कहानी को अवॉइड करना। आप बस मुझे ये बताओ कि अगर ये जो स्टोन है, जो पत्थर है, टावर से नीचे गिरा तो किसी ना किसी वेलोसिटी से आगे तो लगेगा ना। तो वो वेलोसिटी कितनी होगी पहले वो निकाल लेते हैं, बाद की बात बाद में करेंगे। तो पत्थर जब नीचे गिरा तो कितनी गति से, कितनी वेलोसिटी से नीचे गिरा। तो देखना, स्टोन ड्रॉप, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी यहां पर, अच्छा डिस्टेंस 100 मीटर दे रखा है, बाकी सब बाद में करेंगे। तो यहां v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। मैंने थर्ड इक्वेशन ही क्यों लगाई है, क्योंकि यार टाइम नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में टाइम ना दिया जाए तो हमें कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए, थर्ड इक्वेशन लगानी चाहिए। तो फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर लगाना है, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी u का स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे प्लस ग्रेविटी हो जाएगी और डिस्टेंस हमारा 100 आ जाएगा। तो v स्क्वायर अगर देखें तो 20 इंटू में 1000 हो जाएगा, जो कि हमारे पास 2000 होता है अंडर रूट में, यह वेलोसिटी आ जाएगी, जो कि क्या होता है, इसका पेयर लेंगे तो अंडर रूट 10 20 मीटर पर सेकेंड होता है। ये सुनो, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमें पता लग चुका है कि v इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 20 टाइम्स मीटर पर सेकेंड से यहां पे रेत पे टकराएगा। सॉरी, अब यहां पे ध्यान से समझना
कि जो भी मेरे पास सैंड है, अब इस वाले पोर्शन को जूम इन करते हैं और इसको एनालाइज करते हैं कि मान लो यहां पे जो भी मिट्टी है उसके अंदर ये जो पत्थर है वो आके एम्बेड होने वाला है ना। मान लेते हैं पत्थर यहां आ गया, यहां पहुंच गया, तो क्वेश्चन में खुद ही बताया हुआ है कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 मीटर। 2 मीटर का मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि वो 2 मीटर पर आके रुक गया, 2 मीटर पे आके। अब अगर मैं इस वाले मोशन को ए से बी नाम दे दूं तो इसको थोड़ा बाहर निकाल के लाते हैं। ये ए है सरफेस वाला पार्ट और ये बी है, इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो 2 मीटर दे रखी है। उसने बोला पत्थर गड़ा 2 मीटर तक के बाद रुक गया, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, जिस गति से वो टकराया ये अब इनिशियल बन जाएगी कि नहीं। अगले केस के लिए ये जो v है वो u में तब्दील हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 10√20 मीटर पर सेकेंड। अब देखना क्या मैं यहां पे रिटार्डेशन पूछा है ना उसने, देखना हमें पूछा है कि कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द स्टोन, तो रिटार्डेशन निकाल सकते हैं कि नहीं। तो अब यहां पे इक्वेशन कौन सी लगा दोगे, फिर से यहां लगेगी v² - u² और ये हो जाएगी 2as, जो कि बनेगा 0 का स्क्वायर, यहां आ जाएगा मेरे पास 10 टाइम्स ऑफ √20 का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ as। a हमें निकालना है और डिस्टेंस 2 मीटर दिया हुआ है। अब यहां पर देखना -100 इंटू में 20 अपॉन में 2 इंटू में 2 इज इक्वल टू a होता है। यहां आ जाएगा 10, यहां आ जाएगा -500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नेगेटिव आ रहा है तो समझ जाना आपने बिल्कुल ठीक निकाला है, क्योंकि रिटार्डेशन तो नेगेटिव एक्सेलरेशन ही होता है। तो रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया। उसने बोला टावर से पत्थर नीचे गिर दिया, तो हमने पहले वेलोसिटी निकालनी कि कितनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे टकराएगा। फिर उसके बाद वो ग्राउंड में गड़ गया पत्थर, मतलब एम्बेड हो गया, तो उसकी एम्बेडेड होने के बाद कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, तो वो डिस्टेंस 2 मीटर दे रखा था, तो हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया कि नेगेटिव एक्सेलरेशन उस पर कितना लग रहा है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। क्लियर है इतना। अब आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके सामने है। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, आपको क्या दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। ये मैंने टाइप किया था तो इसे हटा देना, ये कुछ नहीं है ना, दोबारा वही क्वेश्चन आ गया। तो कैलकुलेट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी एज शोन इन द फिगर। हमें क्या बतानी है, डिस्प्लेसमेंट बतानी है। क्या बतानी है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फर्क होता था, आप ग्राफ देखना। ये ग्राफ है आपके सामने, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ये एक पूरा रेक्टेंगल बन रहा है, बन सकता है कि नहीं, लेकिन यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, स्लैंट जा रहा है, तो रेक्टेंगल नहीं ले सकते इसको। कहां तक ले सकते हैं, बस यहां तक ले सकते हैं रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, इसका एरिया बता दो। यहां से यहां तक 3 यूनिट और ये 2 यूनिट, टोटल कितना हो गया, 6 यूनिट, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले वाले पार्ट पे, ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं। अगर ये ट्रायंगल बन रहा है तो हाफ बेस कितनी यूनिट आ रहा है, 2 से लेके 4, तो 2 से 4 के बीच में 2 यूनिट का बेस हो गया। अच्छा, इसकी हाइट कितनी आ रही है, 2 से 6 के बीच में 4 यूनिट की हाइट आ रही है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर 4 यूनिट का एरिया आ गया, एरिया A2 मान लिया इसको। तो आपने ये भी निकाल लिया और आपने अब ये वाला पार्ट भी निकाल लिया। अब कौन सा पार्ट बचता है, ये छोटा सा, ये ट्रेपेजियम बन रहा है, ये वाला पार्ट हमें निकालना है। ये क्या बन रहा है हमारा, ट्रेपेजियम। ये कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। 3 से 4 यूनिट, एक पैरेलल साइड, तो ये 1 यूनिट का गैप हो गया। यहां देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा पार्ट क्या हो रहा है, इधर कट रहा है, यस और नो। देखेंगे 3.8 या 3.7 समथिंग आ रहा है कि नहीं, है ना। यहीं पर है सारा कुछ, अगर हमें एरिया निकालना है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, हमें एरिया निकालना होगा डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो आप यहां पर ध्यान से समझेंगे कि इस वाले एरिया को तो हम आसानी से निकाल पाएंगे, लेकिन यहां पर सम ऑफ पैरेलल साइड जो आ रहा था वो एक तो आ गया मेरे पास 1 यूनिट। अब अगला तो 1 से कम आएगा ना, इसको मान लेते हैं 0.7 यूनिट अप्रोक्सीमेट, मान लिया इस वाले पार्ट को, छोटी सी यूनिट को 0.7, ये 3 है और वो 4 से पहले ही रुक रहा है, तो इसे 0.7 मान लिया। एक यूनिट को क्या मान लिया, 0.7 है, 0.3 कम होगा अप्रोक्सीमेट। और इनटू हाइट, हाइट क्या होगी बताओ, ये पैरेलल साइड है तो हाइट ये होगी 2 यूनिट। तो आप देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आ गया, 2.7। तो यहां पे एरिया A1, इसको एरिया A2 बोल देंगे और इसको एरिया
A3 बोल देंगे, यस और नो। फिर अगले पार्ट पर आते हैं। अगला पार्ट है यहां, इसको बोलेंगे हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये 2 यूनिट, और फिर यहां पर ये क्या आ रहा है, अब देखना ध्यान से, यहां पे भी गड़बड़ है। सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये एक साइड है, एक साइड है, अगर ये ऐसा खींचो तो ये तो एग्जैक्टली 5 आ रहा है, चलो शुक्र है। तो ये एक ही यूनिट आ रही है, तो ये कितना हो गया 3/2, ये कितना हो गया 1.5। तो A1 A2 A3, और ये कितना हो गया मेरा A4। तो बेस एरिया हमने क्या किया, पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाइट तो ली नहीं अभी, तो हाइट कितनी होगी ये बताओ, ये सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, और हाइट होगी ये वाली, ये टोटल कितना जा रहा है 6 पे ही जा रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दो 6 से, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 के आसपास ही बनेगा, बोलो ना। अब यहां देखो 2 3 6, 3 3 9, 9 मीटर बनेगा आंसर। तो एरिया A4 आपका टोटल कितना आ गया 9 मीटर, है ना, कैलकुलेशन है सारी। फिर अगला आता है रेक्टेंगल, ये तो आसान हो गया A5, तो 2 यूनिट और इंटू 4 यूनिट, टोटल कितना हो जाएगा 8 यूनिट। तो अब हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट में हम क्या लिया करते थे कि जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता था तो हमें डिस्प्लेसमेंट में जो एरिया ओरिजिन से नीचे आ रहा है वो तो नेगेटिव हो जाता था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्शन भी नोट करती है, डिस्टेंस होता तो सिंपल ऐड कर देते, यस और नो। तो यहां पर देखेंगे A1, फिर A2, फिर A3, फिर A4, फिर A5, इन सबको ऐड तो करेंगे, लेकिन A4 ओरिजिन से नीचे आ रहा है, तो A4 के आगे क्या आना चाहिए हमारा नेगेटिव, तो A4 के आगे सिर्फ माइनस लगेगा, बाकी सब में पॉजिटिव, क्योंकि वो इस एक्सेस से ऊपर आ रहे हैं। अब इन सारे एरिया को प्लस कर दो, एरिया A1 6, फिर एरिया A2 4, एरिया A3 2.7, एरिया A4 आ जाएगा 9 मीटर माइनस में, और ये फिर 8 मीटर, तो 6 और 4 10, और 10 में से 9 घटा दो, और 8 ये 10.7, तो ये हो जाएगा 1, और यहां आ जाएगा 11.7 मीटर समथिंग आंसर आना चाहिए, ठीक है, 11.7 मीटर समथिंग आंसर आना चाहिए, एकदम एक्यूरेट है। कुछ टीचर क्या करते हैं कि यहां से लेकर यहां तक भी रेक्टेंगल मान लेते हैं, तो ऐसा अगर रेक्टेंगल मान लो कि सिर्फ ये निकाल दो कि इसमें नहीं उलझोगे ज्यादा, तो 11 मीटर आ रहा होगा आंसर, तो 11 पॉइंट, लेकिन 0.7 का फर्क जरूर आएगा, क्योंकि ये लाइन टेढ़ी है जो मैंने जूम इन करके दिखाई थी, है ना, तो इन सब चीजों का बड़ा ध्यान रखना है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ था और हमने यहां पर इसका एरिया निकाला एंड देन गेट द आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अब हम आगे का क्वेश्चन करते हैं। सो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है अमंग द 4 ग्राफ देयर इज ओनली 1 ग्राफ फॉर विच एवरेज वेलोसिटी ओवर द टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल बोल रहा है, एक तरीके का टाइम इंटरवल टाइम पीरियड ही होता है। अच्छा, टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल जिस पोजीशन से चला है, मतलब इनिशियल पोजीशन इसकी ये है, उसी पर वापस आके जब रुके, तो जब फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो भी टाइम लिया जाता है उसे टाइम पीरियड बोला जाता है। चलो ठीक है। सो कैन वैनिश फॉर सुटेबली चूजन ऑफ टी, टी इज टाइम पीरियड, तो विच वन इज इट? तो मुझे सही आंसर बताना है ग्राफ का। देखिए सारे ग्राफों में एक्सटी ग्राफ दे रखा है, पहला पॉइंट। एक्सटी ग्राफ का मतलब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी टाइम पीरियड होगा तो जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, जहां से चला होगा दोबारा एक बार वहां तो आएगा ना, तभी तो आप टाइम पीरियड ले सकते हो। तो ध्यान से समझना, यहां पर हमारे पास टाइम पीरियड वाई एक्सिस पे आ रहा है। कौन से एक्सिस पे आ रहा है? अगर इन सारे ग्राफों में देखो तो वाई एक्सिस से ही कंपेयर कर रहा है। मान लो यहां से चला पार्ट, यहां से चला, टाइम बीतता जा रहा है, तो ये जो ग्राफ है ये दोबारा एक बार यहीं पर इसी रेंज में आना चाहिए था कि नहीं? समझ पा रहे हो बात मैं क्या कहना चाहता हूं? जहां से शुरू हुआ वहां पे तो आएगा ना। टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट तो यही है, जहां से वो शुरू हुआ वहां पे उसे आना चाहिए था। एक भी बार नहीं आया, इसका मतलब वो ग्राफ ओबे नहीं कर रहा, मतलब ये ग्राफ नीचे कहीं आ ही नहीं रहा इसी लाइन। फिर उसके बाद देखते हैं, यहां आते हैं, यहां से शुरू कर रहे हैं, आया नहीं आया, आ गया, तो मतलब यही ठीक है। इसका मतलब ये पॉइंट है, ये दोबारा यहां पर आया, इसका मतलब ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यही ऑप्शन होना चाहिए हमारा, तो यही ऑप्शन करेक्ट है।
तो बी ऑप्शन यहां पे राइट आंसर होगा। मतलब लॉजिक, सबसे आसान लॉजिक मैंने बताया आपको कि जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम पीरियड है तो दोबारा उसी पोजीशन पे जरूर आएगी। इनिशियल और फाइनल पोजीशन मैच होनी चाहिए, जो कि पहले ग्राफ में मैच नहीं हुई। अच्छा, दूसरे में देखें, दूसरे में भी मैच नहीं हो रही, आएगा ही नहीं। तीसरे में देखें, यहां पे भी मैच नहीं हो रही। अगर ये ग्राफ नीचे आ गया होता तो हम बोल सकते थे। सो दैट मींस इनिशियल और फाइनल मीटिंग पॉइंट कहीं नहीं आ रहा, सिर्फ यहां आ रहा है। तो ये ग्राफ ही हमारा ठीक माना जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अब अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोर्शन आता है, अगला क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। अगला पार्ट है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय t minus 2 raised to power 2, t minus 2 raised to power 2, where x is in meter, t is in second. The distance covered by the particle in first 4 second, फोर्थ नहीं लिखा, सिंगल नहीं है, फर्स्ट 4 सेकंड मतलब 0 से 4, मतलब टाइम शुरू हुआ है 0 सेकंड से और फिर वो जा रहा है 4 सेकंड पर। इसका मतलब हमें क्या निकालनी है, हमें डिस्टेंस निकालना है एक तरीके से। तो सबसे पहली बात तो देखेंगे इनिशियल पोजीशन इसकी क्या रही होगी। जब आप टाइम को 0 सेकंड पुट करोगे, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकंड पुट करोगे तो 0 माइनस 2, आंसर क्या आएगा, -2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा आंसर, 4 मीटर। यस और नो? तो इसका मतलब तो ये है कि वो 4 मीटर से तो शुरुआत कर रहे हैं। 4 मीटर वो कब था, जब 0 सेकंड पर था। उसके बाद आते हैं अगले पर, फाइनल पर। फाइनल कब होगा, टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकंड पर। 4 सेकंड का मतलब क्या होगा, t माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहां आ जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर। तो 4 में से 2 गए 2, तो ये कितना हो गया, ये भी 4 मीटर हुआ। तो दोनों में हम क्या देख पा रहे हैं, 4 मीटर आ रहे हैं। तो यहां पर 4 सेकंड पर भी उतना आ रहा है और उसके भी, तो आंसर कितना होगा टोटल बता पाएंगे, क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड हियर, डिस्टेंस का मतलब क्या है, अगर यहां पर ये ओरिजिन है तो 2 सेकंड पर, 0 सेकंड पे मान लो, 0 सेकंड पे वो कितना चल चुका था, और अगले दूसरा 2 सेकंड था उस पर वो कितना चला था। तो डिस्टेंस तो ऐड होता है ना सिर्फ, तो 4 मीटर प्लस 4 मीटर, टोटल कितना हो जाएगा, 8 मीटर। आंसर आ गया। क्लियर है? लिखना है आपको अभी, हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ मेट्रो स्टेशन, स्क्रीनशॉट हो गया अपने आप, ठीक। अ मेट्रो स्टेशन, अ गर्ल्स वॉक अप अ स्टेशनरी एक्सेलरेटर इन द टाइम t1. If she remains stationary on the accelerator, then accelerator take up time in t2. Then time taken by her to walk up on moving the accelerator. देखो सिंपल सी बात है, इसने क्या बोला, मान लो ये एक्सेलरेटर है, ऊपर जा रहा है। जब ये रेस्ट पर है तो इसकी लेंथ भी होगी ना कुछ। मान लो इसकी लेंथ है x, ये डिस्प्लेसमेंट है इसकी। तो पहली बारी में जब ये स्टेशनरी पॉइंट पर है तो उसे कितना टाइम लग रहा है ऊपर जाने में, t1। यस नो? तो इसकी रफ्तार कितनी होगी, इसको v1 मान लेते हैं। इसकी रफ्तार रही होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम t1। फिर बोलता है एक्सेलरेटर मूव कर गया, वो बोलता है शी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द एक्सेलरेटर, देन द एक्सेलरेटर टेक हर अप इन द टाइम t2। अब वो रेस्ट पर है लेकिन एक्सेलरेटर मूव कर रहा है, तो अब उस गर्ल की स्पीड क्या होगी, v2 इज इक्वल टू x अपॉन t2। यस और नो? तो ये पहला केस हो गया रेस्ट का, दूसरा केस हो गया मूवमेंट का। तीसरी कंडीशन में क्या बोलता है कि टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एक्सेलरेटर विल बी। अब ये दोनों ही हो रहे हैं, वो मूव भी कर रही है और एक्सेलरेटर भी मूव कर रहा है, तो ये तो दोनों ऐड हो जाएंगे ना। तो v1 और v2 इस बार तो हेल्प होगी। यस नो? तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस x, टोटल टाइम t मान लो, तो x अपॉन t मान लिया। तो v1 की जगह क्या मान लेंगे, x अपॉन t1। यहां पर क्या मान लेंगे, x अपॉन t2। x x x कैंसिल आउट। अब इसकी कैलकुलेशन बनाएंगे तो 1 अपॉन t, तो यह रहेगा 1 अपॉन t, यहां रहेगा t1 प्लस t2 अपॉन में t1 इंटू t2। रेसिप्रोकल करेंगे तो t1 इंटू t2 अपॉन में क्या रहेगा, t1 प्लस t2। यस और नो? आंसर आ गया। सिंपल सा था, कौन सा ऑप्शन आएगा,
प्रोडक्ट और नीचे सम, प्रोडक्ट और नीचे सम, ऊपर टाइम का प्रोडक्ट और नीचे दोनों का सम. सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. ये आई थिंक एग्जाम्पलर का क्वेश्चन डाला था मैंने, तो यहां तक क्लियर है. बाकी एक पार्ट और बनाते हैं, उसमें आगे के क्वेश्चन करेंगे. आगे के क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट आने वाले हैं.